व्याख्याता व्याकरण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना शास्त्रीय तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र प्रथम पत्र का आज अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि आपको पता है, पद दो तरह के होते हैं, सुबंत और दिगंत। सुप्तिगंतम पदम, तो सुबंत वाला भाग हमने पहले पढ़ लिया। तिगंत के बारे में भी हमने द्वितीय वर्ष में भ्वादिगण से लेकर के चुरादिगण पर्यंत पढ़ा है। आज मैं थोड़ा सा फिर पहले जो हम धातु के बारे में पढ़े हैं थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे पहला जो पाठ है हमारा ण्यंत प्रकरणम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम धातु शब्द की व्युत्पत्ति हम देखते हैं। धातु, इस धातु जो ये पद है इसका प्रकृति प्रत्यय हम विभाजन करते हैं। इसमें डूधाएं धातु है और इसमें तुन प्रत्यय। डुधाय धातु का अर्थ धारण और पोषण। डुधाय धातु का अर्थ धारण और पोषण है। डुधाय धारण पोषण योग। इससे तुन प्रत्यय हुआ। उणादि सूत्र है। सित नि गमी आदि, इस सूत्र से तुन प्रत्यय हुआ तो ये धातु शब्द होता है। डुधाए धारण पोषण योग। धारण का अर्थ होता है जो हमें धारणा धातु, अर्थात संस्कृत वाङ्मय में जितने भी शब्द हैं उनको जो धारण करे। एक पक्ष ये है कि संस्कृत वाङ्मय के जितने पद हैं वो सभी धातुज हैं, अर्थात धातु से उत्पन्न हुए हैं, कोई भी रूढ़ नहीं है। इस रूप में जब हम देखते हैं तो समस्त वाङ्मय के जो पद हैं वो धातुज कहलाते हैं और उनकी उत्पत्ति धातु से ही होती है। तो महर्षि पाणिनि ने धातु का पाठ किया है 10 गणों में, और धातु के दो भेद होते हैं। धातु दो तरह के होते हैं। धातु का भेद दो है। एक है औपदेशिक धातु। औपदेशिक धातु, और दूसरा भेद है आतिदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु, तो औपदेशिक धातु के अंतर्गत वो धातु होते हैं जो महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में, धातु वृत्ति में इनका पाठ किया है, जिसका विभाजन 10 गणों में किया गया है। भ्वादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण इत्यादि। और आतिदेशिक धातु होते हैं जो हैं तो इन्हीं गण के वो धातु, भ्वादि, अदादि, ज्योत्यादि गण के, लेकिन उनमें सण, नीच, यंग, सन, केच, काम्य आदि प्रत्यय जोड़ करके पुनः उसकी समानता धातु से जब धातु संज्ञा करते हैं वो आतिदेशिक धातु कहलाते हैं। और ये आतिदेशिक धातु जो है इनके भी दो भेद होते हैं।
कुछ धातु ऐसे हैं जो धातु से बने हैं, उनमें णिच प्रत्यय, णिच, यंग, णिंग आदि जोड़ते हैं, और कुछ प्रातिपदिक से जोड़ते हैं, जिनमें है क्यच, काम्यच, क्विप आदि प्रत्यय जो है, जब इनको हम जोड़ते हैं तो वो प्रातिपदिक से जोड़ते हैं, और पुनः उसकी सनातनता धातु से धातु संज्ञा करने के बाद फिर उनकी प्रक्रिया आगे चलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि धातु के दो स्वरूप हैं, एक औपदेशिक धातु और दूसरा जो भेद है उनका वो आतिदेशिक है। तो आज हम ये जो आतिदेशिक धातु है इसके बारे में पढ़ेंगे। औपदेशिक धातु का हमने पूर्व में पिछले साल गत वर्ष द्वितीय वर्ष में पढ़ लिया, और आज हम आतिदेशिक धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम है णिच, णिच प्रत्यय। णिच प्रत्यय, इसलिए इस पाठ का नाम, इस प्रकरण का नाम पड़ा ण्यंत प्रकरणम। और जब धातु से हम णिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो णिच का क्या अर्थ होगा? वैसे णिच प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में दो अर्थों में हमें देखने को मिलता है, एक है स्वार्थिक णिच और एक है प्रेरणार्थक णिच। स्वार्थिक णिच के बारे में हमने गत वर्ष चुरादिगण में पढ़ा है। स्वार्थिक प्रत्यय शो कहते हैं, प्रकृति और प्रत्यय दो भाग होता है। तो धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातु का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रत्यय जोड़ने के बाद भी अगर प्रकृति का अर्थात धातु का अर्थ परिवर्तित नहीं हो, जो अर्थ पूर्व से है वही अर्थ अगर प्रत्यय जोड़ने से भी हो तो उसको हम कहते हैं स्वार्थिक प्रत्यय। जैसे गत वर्ष हमने पढ़ा था चुरादिगण में चूर धातु है, चूर धातु से हमने णिच प्रत्यय किया था। अनुबंध लोप करने के बाद ई हुआ, उपधा को गुण करके चोरी बना, और इसकी पुनः सनातनता धातु करके अब यहाँ पे चूर का अर्थ जो है पहले से चुरस्तेय, णिच प्रत्यय जोड़ने के बाद भी चोरी का अर्थ वही स्ते अर्थ ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चोरियति अर्थात चोरी करता है, यही अर्थ हुआ। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं आतिदेशिक धातु, जब हम धातु से प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले जो धातु में अर्थ है उसमें परिवर्तन होगा, वो बदल जाएगा। जैसे पट धातु है और इसका उच्चारणानुकूल व्यापार है पहले से, जिसको हिंदी में पढ़ना करते हैं। अब इसे जब णिच प्रत्यय जोड़ेंगे, अनुबंध होने की बचेगा, अत उपधा से उपधा को वृद्धि करेंगे, ये पट से पाठ प्लस ई, अब धातु पाठी इस स्वरूप में है, इसकी सनातनता से धातु संज्ञा करेंगे। पट का अर्थ होता है उच्चारणानुकूल व्यापार, पढ़ना, लेकिन पाठी का अर्थ हो जाएगा पढ़ाना। ये अंतर है। स्वार्थिक प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो धातु का अर्थ नहीं बदला, जैसे चोरी में चूर धातु से णिच प्रत्यय की जोड़ने पे चोरी बना, इसकी सनातनता धातु से धातु संज्ञा हुई, लेकिन जो अर्थ चूर का है वही अर्थ चोरी का है। तो छात्रों आप देख रहे हैं भिन्नता दोनों में साफ साफ दिखाई दे रही है। चोरी का अर्थ वही है जो चूर का है, लेकिन पट धातु का अर्थ है उच्चारणानुकूल व्यापार, हिंदी में कहेंगे उसको पढ़ना, और जब इसी से णिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा पाठी अर्थात पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। ये जो अर्थ में भिन्नता है, इसका जो रहस्य है, इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो ण्यंत धातु जब हम धातु से जोड़ते हैं तो णिच प्रत्यय से पहले क्रिया का जो कर्ता होता है उसका स्वरूप, और णिच प्रत्यय जोड़ने के बाद क्रिया का जो स्वरूप होता है, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
जैसे पठती क्रिया है, ये एण्यन्तावस्था का करता है। पठती, रामः पठती, तो पठती क्रिया का कर्ता राम है और ये स्वतंत्र है कर्ता, क्योंकि क्रिया जो है पढ़ना क्रिया, इसका कर्ता राम है। तो जब स्वतंत्र कर्ता, जब क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो, उसकी कर्ता संज्ञा होती है, स्वतंत्र कर्ता। इसी तरह से अब आप देखेंगे यही राम जो अभी कर्ता रूप में है, इस क्रिया को करने वाला राम है, पठती। उच्चारणानुकूल व्यापार कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो उच्चारणानुकूल व्यापार में राम स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो पढ़ता है। लेकिन जब कहते हैं श्यामः रामम पाठयति, अब यहां पे राम स्वतंत्र नहीं है। वैसे पठती, पढ़ता तो यहां पर भी राम ही है, राम पढ़ता है, लेकिन श्याम उनको पढ़ाता है। श्यामः रामम पाठयति, जो पहले करता था एण्यन्ता अवस्था में णिच से पहले, वही अब यहां पे कर्म बन गया। तो ये जो भिन्नता है, ये जो भेद है, इसी को आज हम समझेंगे कि कर्ता दो तरह के होते हैं, एक प्रयोज्य कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। रामः पठती में जब स्वतंत्र रूप से राम है क्रिया का, इस व्यापार को करने वाला, तो ये प्रयोज्य कर्ता हुआ, राम यहाँ पे प्रयोज्य करता है। और जब राम को कोई पढ़ा रहा है, श्यामः रामम पाठयति, तो ये प्रयोजक, प्रेरक, प्रेरक करता है। श्याम उसको प्रेरित करता है, तब राम पढ़ता है। तो यहाँ पे दो करता है, एक प्रयोज्य करता और एक प्रयोज्य करता। पढ़ने वाला राम है, ये प्रयोज्य करता है, और पढ़ाने वाला, तो इस पाठयति, इस क्रिया में श्याम प्रयोजक करता है और राम प्रयोज्य करता है। इसी को आज हम प्रकरणानुसार पढ़ते हैं। इसमें पहला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजको हेतुश्च। छात्रों, सबसे पहले हमें सूत्र का अर्थ प्राप्त करना है। हम देखेंगे कि सूत्र का क्या अर्थ है। तो उनमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कितने पद हैं, कौन सा समास है, पद में कौन सी विभक्ति है, क्या किसी अन्य पद की अनुवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। इन सभी बातों का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रत्येक पद का अर्थ ग्रहण करेंगे। पुनः सूत्र का समष्टिगत अर्थ हम ग्रहण करेंगे। तो इस सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी में आचार्य भट्टोजी ने वृत्ति लिखा है कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा, कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा, कर्तृ संज्ञश्च। कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा, कर्तृ संज्ञश्च। तो ये मूल सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, और आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने उसका अर्थ वृत्ति में लिखा है कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा, कर्तृ संज्ञश्च। अब इसमें देखते हैं तत्प्रयोजकः, तत्प्रयोजक पद को हम देखते हैं। तस्य प्रयोजकः बराबर तत्प्रयोजकः।
इसमें समास हुआ है, तस्य प्रयोजक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्य प्रयोजक, ये एक पद हुआ, तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक, और ये तत्प्रयोजक पद प्रथमांत है। इसी तरह से हेतु, हेतु पद जो है ये भी प्रथमांत है, और च जो है ये अव्ययवाची है, अव्ययबोधक शब्द है। तो तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः, हेतु शब्द ये प्रथमांत हुआ, हेतु भी प्रथमांत है, और च पद अव्ययवाची है। अब ये तत्प्रयोजको हेतु से सूत्र में 3 पद है, ये सूत्र त्रिपदात्मक है। पहला पद हुआ तत्प्रयोजकः, दूसरा पद हुआ हेतु, और तृतीय पद है च। त्रिपदात्मक हुए सूत्र है, ये जो सूत्र है इदम सूत्रम त्रिपदात्मको वर्तते, त्रिपदात्मको इदम सूत्रम। अब इसमें इस सूत्र में पूर्व सूत्र से तत्प्रयोजक हेतु से सूत्र से पहले एक सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इस सूत्र से कर्ता पद की अनुवृत्ति आती है, स्वतंत्र सूत्र से कर्ता पद की अनुवृत्ति आती है। और चकार जो है च, ये समुच्चय बोधक है, और कहते हैं त्यदादि नाम पूर्व परामर्शितत्वात्। ये जो तत्पद है ये सर्वनाम शब्द है, ये त्यदादि गण में आता है। तो त्यदादि गण के जो पद होते हैं ये अपने से पूर्ववर्ती जो पद है उनको बोध कराते हैं। इस हिसाब से देखते हैं ये तत्पद जो है तत्प्रयोजक हेतु से, इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, उससे तत्पद से कर्ता पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है। अब इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा कर्ता के प्रयोजक की, ये जो तत्प्रयोजक हेतु से ये सूत्र है इसका अर्थ होगा कर्ता के प्रयोजक की हेतु संज्ञा और च से कर्तृ संज्ञा भी होती है। तो इस तरह से आज हम देखते हैं ये जो प्रयोजक कर्ता जो है उसकी हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा, ये दो संज्ञा होती है, हेतु संज्ञा भी है और कर्तृ संज्ञा भी उसकी होती है। तो हेतु संज्ञा के लिए तो सूत्र में है ही तत्प्रयोजक हेतु, और च से यहाँ पे कर्तृ संज्ञा का हमें बोध होता है। च समुच्चय बोधक है, और ये इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, उस सूत्र से कर्ता पद की अनुवृत्ति हुई जिसको बोध कराता है तत्पद। ये अव्ययवाची है, और अव्ययवाची शब्द सर्वनाम, ये तत्शब्द सर्वनामवाची शब्द है, और सर्वनाम बोधक पद स्वभावतः पूर्व परामर्शितत्वात् पूर्व के पदों का बोध कराता है, ग्रहण कराता है। अब हेतु संज्ञा के बाद सूत्र है हेतुमती च। अब हम उसके बारे में कल विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर देखेंगे कैसे जब पट धातु है और इससे निज प्रत्यय करेंगे तो आदि अच की वृद्धि होकर के नीच में, चूंकि कित संज्ञा हुई है, अत उपधाया से णित प्रत्यय आ गई हो तो उपधा में एक को वृद्धि करते हैं, तो पट से पाठ बना, ई है पाठी, इसकी सनातनता धातु धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा करने के बाद वर्तमान लट से लट लाएंगे, लट के स्थान में तिप और विभक्ति कार्य करने के बाद पाठयति रूप बनेगा इसका। पाठ्य में ई को सार्वधातु से गुण करेंगे, से आदेश करेंगे तो पाठयति, ये सब करके पाठयति बनेगा। तो छात्रों ये जो प्रयोज्य करता है और प्रयोजक करता है, प्रयोजक करता अर्थात प्रेरक करता, और उसके प्रेरित होने से जो दूसरा कार्य करता है, कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाले को हम प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। तो आप सब प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता का जो भेद है, अंतर है, मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो आप
मेल करना और मैं उसको जवाब दे दूंगा उसका। धन्यवाद।